लीड लिसा और उसकी बेस्ट फ्रेंड सुजी होती है, जिन्हें अभी दोनों ही यहाँ पर सुबह उठने के बाद पता चलता है कि वो लोग कोई और ही जगह पर आ गए। ये लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा सा विला होता है जहाँ पर बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट भी होते हैं और इतनी सारी महंगी महंगी एंटिक्स वगैरह भी रखी होती है। तो ये देखकर ये लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या कोई शूटिंग चल रही है। फिर इतने दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि वो दोनों तो रोड के बीचों बीच स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे थे ना। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिसा और सुजी अपने रियल वर्ल्ड में कल रात स्ट्रीट फूड खाकर बातें कर रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं कि वो लोग जल्द ही अमीर हो जाएंगे, तो फिर सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर सुजी से कहती है कि लिसा तुम तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत रही होगी, मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। तो लिसा कहती है कि ये तो कुछ नहीं है, मुझे तो इस बात का इंतजार है कि तुम्हारी कंपनी कब पब्लिक होगी और फिर हम लोग अपनी लाइफ में मजे ही मजे करेंगे। तो सुजी कहती है कि हाँ फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। तभी इतने में इन दोनों को पता लगता है कि सामने से एक ट्रक उन्हें हिट करने आ रहा है, इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और इन दोनों को ये अब जाके पता लग रहा है कि वो लोग एक नॉवेल के अंदर आ गए। फिर दोनों जल्दी से रूम में आ जाते हैं और इस बारे में बात करने लगते हैं। लिसा बताने लगती है कि ये नॉवेल मेरे डाई हार्ड हीटर ने लिखा था, जिसमें उसने मुझे और तुम्हें दोनों को ही इस नॉवेल की सपोर्टिंग वाली बुरी फीमेल कैरेक्टर बना दी है। स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर भी मेरा नाम लिसा ही है और मैं इस नॉवेल की बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर हूँ जिसके पास कोई दिमाग भी नहीं है और उसकी शादी ली फैमिली के बड़े बेटे लीशन के साथ हो गई है। सुजी कहती है कि यानी फिर मैं इस नॉवेल की दूसरी वाली सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई हूँ जिसका आईक्यू लेवल हमेशा कम रहता है और उसकी शादी इस ली फैमिली के दूसरे बेटे फ्रैंक के साथ हो गई है जो कि एक साइकोपैथ है। लिसा कहने लगती है कि स्टोरी के हिसाब से मैं स्टोरी की फीमेल लीड रुआन के साथ झगड़ा करने वाली हूँ जो कि बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल लड़की है, जिसके बाद फिर मेल लीड मुझे सजा देने वाला है और मैं पहले तो होमलेस और फिर ट्रेजिक तरीके से मरने वाली हूँ। सुजी कहने लगती है कि स्टोरी के हिसाब से मुझे भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा मेरे मेंटल साइकोपैथ हस्बैंड से और फिर आखिर मुझे भी मरने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। दोनों ही अपनी अपनी ट्रेजिक एंडिंग सोच कर ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सोच लेते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। फिर दोनों ही अपने अपने रूम से सारे महंगे महंगे कपड़े, बैग्स और जो भी लग्जरी चीजें और पैसे वगैरह है वो सब निकाल कर बैग में भर लेते हैं और फिर दोनों ही लगेज लेकर यहाँ घर के मेन गेट तक पहुँच जाते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं कि बस अब दरवाजा खुलते ही हम जब बाहर जा रहे हैं ना तो हमारी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। लिसा कहने लगती है कि अब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा टाइम होगा और हम लोग सिर्फ मजे ही मजे करेंगे, वो भी बिना हस्बैंड के। और फिर यही खुश होकर ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने यहाँ पर फ्रैंक और शन दोनों ही खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और वो दोनों इन दोनों से कहते हैं कि आखिर तुम दोनों जा कर रही हो। फिर सुजी और लिसा आपस में डिस्कस करने लगती है कि आखिर इन दोनों में से कौन सा किसका हस्बैंड है। शन कह रहा होता है कि तुम दोनों आखिर हमारी प्रॉपर्टी लेकर कहाँ जा रही थी। और यहाँ पर ली फैंग सुजी से पूछता है कि लगता है कल रात तो मुझसे कुछ नहीं हुई। यहाँ पर फिर सुजी डर के लिसा के पीछे छुप जाती है और कहने लगती है कि इसकी स्माइल मुझे उसी साइकोपैथ की तरह लग रही है। अभी ली फैंग उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मेरे पास और परवर्ट वाले आइडियाज हैं, क्या तुम सुनना चाहोगी। तब इतने में सुजी का बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से फैंग के सारे इनर नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें वो उठाकर कहता है कि अच्छा तो तुम इसे लेकर जा रही थी। दोनों ही फिर बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं और लिसा कहती है कि आखिर तुमने इसी के पैक करी थी लेके जाने के लिए। वो बताती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रूम में से क्या क्या चीजें उठा के लेकर चलूं, तो बस मैंने गलती से इसे भी भर ली। तो यहाँ पर फैंग तो खुश रहने लगता है और सुजी कहता है कि लगता है वाइफ तुम ये सब में इंटरेस्टेड हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो उसे उठा के फिर रूम में लेकर जाता है और लिसा यहाँ पर सुजी को बचाने के लिए पीछे जाती है। तो यहाँ पर फिर शन उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि वाइफ तुम कहाँ पे जा रही हो। वो यहाँ पर उसके बैग की तरफ देखता है जिसमें शन की टाई नजर आ रही होती है। तो वो कहता है कि वाइफ मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें मेरी टाई में इंटरेस्ट है। लिसा फिर तुरंत ही नाटक करने लगती है, कहती है कि एक्चुअली तुम्हारी टाई बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की है ना और मैंने सोची कि इससे कोई चीज बांधने में काम आ जाएगा। तो शन फिर उसे अपने नेक को टच कराता है और कहने लगता है कि क्यों ना मैं तुम्हें टाई को यूज करना सिखा दूं। और फिर वो तुरंत ही अपनी टाई खोलकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और लिसा काफी शॉक हो रही होती है कि आखिर कौन ऐसे किसी को सेड्यूस करता है। और फिर शन यहाँ पर लिसा के हाथ पर अपनी टाई बांध देता है और उसे उठा के लेके जाने लगता है। तो लिसा चिल्ला रही होती है कि छोड़ो मुझे, मैं सुजी को बचाने जाना चाहती हूँ। तभी वो उसे रूम में लाकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। तो लिसा चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो और फिर उसे किस करने लग जाता है। तो लिसा भी सोचती है कि क्यों ना वो दोनों कुछ दिन यहाँ पे रहकर एंजॉय कर ले।
क्योंकि इतने हैंडसम हस्बैंड को कौन ही रोक सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी और लिसा यहाँ पर काफी थके होते हैं और वो लोग आपस में बैठकर बात करते हैं। सूजी को लिसा के लिए बुरा लग रहा होता है कि उसके हस्बैंड ने उसे परेशान किया, तो लिसा भी कह रही होती है कि तुम्हें अभी वो साइकोपैथ ने कम परेशान नहीं किया। फिर दोनों आपसे होकर डिस्कस करने लग जाते हैं कि अब हम दोनों कहाँ ही भाग सकते हैं। हमने जो भी सामान यहाँ से लेकर जाने के लिए पैक करे थे वो उन दोनों ने ले चुके हैं और हमें तो पता भी नहीं है कि लॉकर की चाबी कहाँ है। तो अगर हम यहाँ से खाली हाथ भागे तो हम बस भूखे मरेंगे। तभी यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि लेकिन स्टोरी के हिसाब से हम दोनों की फैमिलीज बहुत ज्यादा रिच है ना, तो क्यों ना वहीं से पैसों का इंतजाम किया जाए। तो लिसा फिर अपसेट होकर कह रही है कि मैं तो वो वाली रिच फैमिली की लड़की हूँ जिसे बचपन से ही विलेज में रहने के लिए भेज दिया गया था और मुझे वापस सिर्फ बिजनेस मैरिज के लिए बुलाया गया था ताकि उनकी प्यारी फेक बेटी रुआन को बचाया जा सके। यानी मैं तो बस अपनी उस रियल फैमिली की टोल हूँ। तो सूजी कहती है कि हाँ मुझे स्टोरी याद आ रही है, यानी कि तुम उस मेन लीड शेन के दिल में बस उसकी फर्स्ट लव रुआन की सब्स्टिट्यूट हो और जब वो वापस आ जाएगी तो तुम्हारा एंड होगा। तो लिसा कहती है कि हाँ अब बस रुआन की अब्रॉड से वापस आने की देरी है और फिर वो शेन और वो दोनों साथ हो जाएंगे और हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। फिर सूजी अपनी फैमिली के बारे में याद करती है कि स्टोरी के हिसाब से उसकी जो फैमिली है उसमें उसकी मॉम तो है नहीं और उसके डैड ने उसके लिए अपनी मिस्ट्रेस लेकर आ गए जो कि उसकी स्टेप मदर है और उसने ही बस पैसों के लालच में उसकी लिए फैमिली में शादी करवाई थी ताकि उसे फायदा मिल सके। ऐसा कह रही है कि बिल्कुल सही। और सबसे मेन तो तुम भूल ही गई हो कि तुम्हारा जो हस्बैंड है लीफैन जिसके साथ तुम्हारी स्टेप मदर ने तुम्हारी शादी कराई है वो एक साइकोपैथ है क्योंकि उसका पिछला प्यार तो उसे मिला नहीं, तो वो तुम पर ही अपना सारा लव फोर्स कर रहा है। सूजी के सुनते के साथ ही गुस्सा आने लगती है कि आखिर किस इडियट बंदे ने इतनी बेकार सी नॉवेल लिखा है। तो लिसा कहती है कि वही तो, आखिर हम दोनों ही ऑर्फनेज में पले बढ़े और हमें इतना आगे बढ़ने में इतना मुश्किल लगा है, तो अब तो सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए, लेकिन आखिर हमें बुरी वाली सपोर्टिंग कैरेक्टर बना दिया गया सारी बेइज्जती सहने के लिए। आखिर क्यों? दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा भागना तो तय है ही, हम अपना करियर पे फोकस करेंगे। यहाँ पर लिसा डिसाइड कर रही थी कि वो वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करेगी और अपनी एक्टिंग स्किल से सभी को हरा देगी। और सूजी कह रही होती है कि वो उसके लिए सारे रिसोर्सेज पैदा करेगी और उसे प्रोटेक्ट करके रखेगी। दोनों लड़कियां यहाँ पर प्लानिंग कर रहे होते हैं और हाउसकीपर इन दोनों की वीडियो बनाकर दोनों के हस्बैंड्स को सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रैंक ये वीडियो देखकर कहने लगता है कि मेरी वाइफ तो फिर से बहुत ज्यादा नॉटी हो गई है और यहाँ पर शेन कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो मेरी वाइफ को हमेशा अपने साथ लेके जाने के लिए पीछे पड़ गई है। लेकिन कहने लगता है कि भाई लगता है आज मुझे घर जाकर अपनी वाइफ को अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स सिखानी होगी ताकि वो मेरे साथ ही रहे। शेन कहता है कि आप कुछ ऐसा वैसा करके अपनी वाइफ को डरा मत देना। लिसन कहता है कि वैसे भाई आपकी मैरिज पार्टनर जब चेंज की गई और आपकी शादी सिस्टर इन लॉ से होने लगी तब तो आप बड़े खुश हो गए थे। पेशेंट बताता है कि असल में रुआन को तो मैं बचपन से सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह समझता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी उसे शादी नहीं करना चाहता था। और जब मुझे पता लगा कि मेरी मैरिज पार्टनर कोई और है तो मैंने जब लिसा को देखा तब भी मैं उसे लाइक करने लग गया। और फिर यहाँ पर शैन इसी बारे में सोचकर खुश हो रहा था और उसका भाई उसे नजदीक आकर देखने लगता है। तो शैन कहता है कि तुम अपना भी देखो, मॉम ने तुम्हारी शादी करने के लिए इतनी सारी रिच फैमिलीज का ऑप्शन तुम्हें दिखाई थी पर तुम किसी भी लड़के से शादी करने के लिए नहीं मान रहे थे। पर जैसी बात आई सू फैमिली की बेटी से शादी करने का तब तो तुम तुरंत ही मान गए थे और तुम तो सूज से शादी करने के लिए कई रात से सोए भी नहीं थे। लेकिन फिर शन कहने लगता है कि तब तो दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानती भी नहीं थी और अब तो दोनों ऐसे घूम रही है जैसे बचपन से बेस्ट फ्रेंड हो। लिसन कहने लगता है कि भाई अभी ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि अभी मुझे अपनी वाइफ से बहुत सारी बातें करनी जानी है। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तो शन कहता है कि रुको मैं भी चलूंगा, मुझे भी अपनी वाइफ को मनाना है और ये लो अपना फोन तो ले लो। और फिर दोनों जैसे यहाँ पर घर तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दोनों की वाइफ बाहर ही उनका इंतजार कर रही होती है। तो दोनों काफी शौक होते हैं। तभी लिसा काफी एक्टिंग करते हुए उसे कहने लगती है कि हस्बैंड तुम कितना थके होंगे ना, मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत ही अच्छा खाना बनाई हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे बहुत ही प्यार से अंदर लेके जाती है और सूजी को इशारा कर देती है। तो सूजी बहुत ही खुश होती है कि लिसा तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, तभी तो वो एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है। फिर लिसा यहाँ पर सूजी को केक देने लगता है और पूछता है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक पसंद है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो सूजी बहुत ज्यादा खुशी आती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है। वो कहती है कि हस्बैंड तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाई हूँ। ऐसा बोलकर फिर दोनों यहाँ पर इन दोनों को खाने के लिए बैठा देते हैं। लिसा कहती है कि टेस्ट करके देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा खाना बनाई हूँ। यहाँ पर फिर शैन को तो उसके खाने को देखकर ही डर लगी होती है और वो डरते डरते खाने को मुंह में डालता है और खाने के बाद भी उसका टेस्ट बहुत ज्यादा गंदा होता है।
पर वो बेचारा बस प्रिटेंड कर रहा होता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है। इनकी ये हालत देखकर उसका भाई ली फेंग सोचने लगता है कि सिस्टर इन लॉ क्या मेरे भाई को मारना चाहती है। तभी सुजू से कहती है कि हस्बैंड तुम भी तो खाओ ना, देखो ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई हूँ, तो क्या तुम खाना नहीं चाहते हो? तो ली फेंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं खाना चाहता हूँ। और फिर वो भी डरते डरते खाने को मुंह में डालता है जो कि बहुत ही गंदा होता है। सूजी उससे पूछती है कि कैसा बना है, तो कहता है कि हाँ बहुत टेस्टी है। तभी उसकी ऐसी हालत देखकर शैन को भी हंसी आ रही होती है और तभी लिसा उसे और खिलाने लगती है और पूछती है कि हस्बैंड की वाली डिश कैसी है। तो फिर वो कहता है कि बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर लिसा और सूजी दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं कि हम तो बहुत ही टैलेंटेड शेफ निकले लगता है। और फिर लिसा यहाँ खुद का बनाया हुआ खाना फिर टेस्ट करती है और उसे बहुत ज्यादा गंदा लगता है। फिर लिसा जल्दी से शैन को वाइन देती है और यहाँ पर सूजी भी फैन को वाइन देती है और फिर दोनों ही लड़के जैसे वाइन पीते तो इन्हें फिर खांसी आती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये देखकर सूजी और लिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा काम बन गया। फिर सूजी कहती है कि लेकिन नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से ये दोनों तो बड़े इंटेलिजेंट होने चाहिए थे ना, लेकिन इन लोग के अंदर तो दिमाग ही नहीं है। तो सूजी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि हम इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और साथ ही हमारे पास ब्यूटी भी है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग अब देरी नहीं करते और जल्दी से लॉकर की चाबी ढूंढते। फिर दोनों अपने अपने हस्बैंड की तलाशी करके चाबी ढूंढ रहे होते हैं और हमें पता लग जाता है कि ली फैंग और शैन दोनों बस बेहोश होने का नाटक कर रहे होते हैं। सूजी कहने लगती है कि बस एक बार हमें चाबी मिल जाए और हम लोग यहाँ से चले जाए, फिर हम लोग पूरे 12 मील मॉडल हायर करके मजे में पार्टी करेंगे। तो लिसा भी खुश हो रही होती है। जैसे यहाँ पर दोनों को चाबी हाथ लग जाती है तो लोग कहते हैं कि चलो अब जाकर अपना काम करते हैं। पर तभी फैंग और शेन दोनों ही इन लोग का हाथ पकड़ के रोक लेते हैं। फिर ली फैंग कहने लगता है कि भाई तुम 12 मील मॉडल ढूंढने वाली थी, लगता है मुझमें कुछ कमी रह गई। और ऐसा बोलकर वो उसे उठा के लेकर जाता है रूम में। लिसा सूजी को बचाने जाना चाह रही होती है पर वो देखती है कि शेन उसे ही देख रहा है और तभी चुपके से जाने लगती है तो वो जल्दी से उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि वाइफ पहले खुद को तो बचा लो। तो फिर लिसा तो बहुत ज्यादा डर गई होती है। शेन कहता है कि अब तुम्हें डर लगती है, बताओ क्या तुम वापस ऐसा करोगी? तो लिसा तुरंत ही कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं वापस ऐसा कभी नहीं करने वाली हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो फिर शेन तो यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर सूजी को रूम में लाने के बाद उससे पूछता है कि तुम एक्सप्लेन करोगी? तो वो कहती है कि एक्सप्लेन तो तुम्हें करने की जरूरत है, आखिर कौन अपनी वाइफ को रोज चोरों की तरह उसके ऊपर नजर रखता है। फैंग कहता है कि ठीक है, मैं आज अपने एक्शन से तुम्हें प्रूफ करूंगा। तभी यहाँ सूजी उसे रोकने जाती है और गलती से उसके शर्ट यहाँ पर फट जाती है। फैंग कहता है कि तुम चाहो तो मुझे टच कर सकती हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दोनों यहाँ अपने रूम से बाहर निकलती है और सूजी कहने लगती है कि अब और नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। तो लिसा कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बिना पैसे के भाग कर भी हम क्या करेंगे। ऐसे सोचकर दोनों अपसेट हो रही होती है। तभी फिर लिसा कहती है कि मुझे एक आइडिया है पैसे कमाने का। मेरे पास रूम में कुछ लग्जरी चीजें वगैरह हैं जिनमें टैक्स लगा हुआ है, तो हम उन्हें बेच सकते हैं। वो सब शेन ने मुझे गिफ्ट में दिया था। तो सूजी कह रही है कि फिर तो मुझे भी रूम में काफी सारे लग्जरी बैग्स दिखे। लिसा कहती है कि चलो हम उन सबको सीक्रेटली बेच देते हैं, तो फिर हमें लिविंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा और हम लोग यहाँ से भाग सकेंगे। यही सोचकर दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती हैं और फिर बहुत सारे बैग्स के अंदर सारी लग्जरी चीजें भर के यहाँ घर से बाहर निकलती है। तभी बॉडीगार्ड इन लोग से पूछता है कि क्या वो लोग कहीं बाहर जाना चाहती है। तो फिर ये लोग तुरंत यहाँ पर अच्छी से एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि वो लोग बस शॉपिंग करने जा रही है। और फिर लोग यहाँ एक स्टोर में आने के बाद ये सारे बैग्स को रिटर्न करने लगती है कि उसका उन्हें पैसा रिटर्न चाहिए। तो फिर यहाँ पर स्टाफ कहती है कि मैं स्टोर मैनेजर को बुला के लाती हूँ। फिर सूजी को अपने सारे लिमिटेड एडिशन वाले बैग्स की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। लिसा कहती है कि फिक्र मत करो, एक बार जब हम लोग पैसे कमा के बहुत ही अमीर हो जाएंगे ना, तो फिर मैं तो तुम्हारे लिए पूरी ऐसी शॉप खरीद के दे दूंगी। इतने में यहाँ पर कोई लड़की आई होती है और वो लिसा को देखकर तुरंत ही उसका नाम दे रही होती है और कहती है कि तुम तो वही विलेज के लो ना। तो फिर उस लड़की की बदतमीजी का यहाँ पर लिसा और सूजी दोनों ही मिलकर जवाब देते हैं। तो फिर वो कहने लगती है कि तुम लोगों को पता है ये कितनी महंगी स्टोर है, तुम जैसी गरीब लड़कियां यहाँ पर आना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो लिसा फिर उसे जवाब में कहती है कि उसने जो ड्रेस पहनी हुई है ना, वो तो उसके लिए बहुत ही पुरानी ड्रेस है। तो फिर वो लड़की बताने लगती है कि मिस्टर लू मुझे इससे भी ज्यादा न्यू वाली ड्रेस दिलाने वाले। कहती है कि हस्बैंड ने बिल्कुल सही कह लू ना। तो फिर वो तुरंत ही पलट जाता है कि तुम किसे हस्बैंड बोल रही हो, मैं तो अभी भी सिंगल हूँ। और फिर वो यहाँ अपना कार्ड लिसा को दे लगता है और कहता है कि मिस लिसा, क्या मुझे आपके साथ डिनर करने का मौका मिलेगा? तो फिर लिसा उसे कार्ड ले लेती है। यहाँ पर फिर ये लड़की उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे अपनी उस ओल्ड वाइफ को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था और तुम अब मुझे छोड़कर इस चुड़ैल के पास जा रहे हो।
वो उसे चिल्लाती है कि तुम कितने बड़े चीटर हो। तो फिर वो कहता है कि क्योंकि मुझे मिस लिसा जैसी कोई ब्यूटीफुल लड़की कभी मिली नहीं थी और अब मिल गई है। लिसा और सूजी यहाँ पर तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे और यहाँ पर ये लड़की उसे चिल्लाने लगती है। तो सूजी उसे रिटर्न में अच्छे से जवाब देती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर मिस्टर लू इन दोनों को रोकने जाता है और तभी उस लड़की के हाथ की वजह से उसका बैग नीचे गिर जाता है और ये मिस्टर लू अपनी बेइज्जती करवाने के बाद यहाँ से भाग लेता है। तभी फिर सॉन्ग इन दोनों को चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पर स्टोर मैनेजर को बुलवाती है और कहती है कि अभी इन दोनों लड़कियों को यहाँ से बाहर निकालो। तो स्टोर मैनेजर कहता है कि ये हमारी वीआईपी क्लाइंट्स है इसलिए हम इन्हें नहीं निकाल सकते। ये सुनकर वो शॉक होती है और फिर यहाँ पर मैनेजर उनके सारे दिए हुए बैग्स की लिस्ट लेकर आ जाता है कि उसका प्राइस पूरा 1.6 मिलियन है। ये सुनकर दोनों खुश होने लगते हैं और यहाँ पर सॉन्ग को शौक लगता है। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तभी सूजी इसका फोटो लेकर लिसा को दिखाने लगती है और कहती है कि ये बिल्कुल जू में पड़ी हुई एनिमल लग रही है ना। तभी सॉन्ग यहाँ पर समझ जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने पक्का ये सारी चीजें चुरा कर लेकर आए हो ना। तो ये सुनकर दोनों डर जाते हैं कि इसे पता कैसे लग गया। और फिर वो लोग यहाँ पर उसे ये चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। सॉन्ग कहती है कि अगर तुम लोगों ने ये सब चुराया नहीं है तो तुम लोग रिसिप्ट दिखाओ ना। रिसिप्ट तो तुम लोग के पास होगा नहीं क्योंकि तुम लोगों ने चुराया ये। फिर यहाँ पर मैनेजर भी इन लोगों से रिसिप्ट मांगता है। तो सूजी और लिसा दोनों यहाँ पर नाटक कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग के पास बहुत पैसा है और इतने मिलियंस के बैग्स तो वो लोग आसानी से लेते हैं, तो क्या रिसिप्ट भी रखेंगे। सॉन्ग कहती है कि तुम लोग अपनी एक्टिंग जारी रखो, मैं भी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तो फिर ये दोनों डर जाती है कि अगर ये पुलिस को कॉल कर देगी तो हमारा क्या होगा। तभी तुम्हें यहाँ पर शैन और ली फैंग आ जाते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ली फैमिली से पंगा लेती हो। और फिर वो लोग अपना साथ बनाकर खड़े हो जाते हैं और सूजी और लिसा डर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग कहती है कि अच्छा अब मुझे समझ आया, तुम लोगों ने ये सारी चीजें ली फैमिली से चुरा के लेकर आए हो। अब तो इसकी लिस्ट भी है, अब तुम लोग पकड़े गए। लिसा और सूजी डरे होते हैं कि अभी तो हमारा बिजनेस भी नहीं स्टार्ट हुआ और हम लोग पहले ही बर्बाद हो गए। फिर शैन लिसा से पूछने लगता है कि ये सब क्या सच है। तो सूजी और लिसा दोनों यहाँ पर इन लोग को मना करने वाले होते हैं पर तभी सॉन्ग कहने लग जाती है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये लोग सच में चोर हैं और इन्होंने आपके घर के सारे सामान चुराए। लिसा तो पहले से एक विलेज में पली बड़ी गरीब लड़की थी तो इससे तो ये सब करने की आदत है। और सूजी मैंने तुम्हारे बारे में भी सुनी थी कि जब तुम अपनी सो फैमिली में थी तो तुमने अपनी स्टेप मदर की ज्वेलरी चुराई थी। तो अब तुम यहाँ पर इसके साथ मिल गई हो ना और तुम दोनों मिलकर चोरी का काम कर रही हो। तुम दोनों सच में कितनी खराब हो और एक दूसरे की परफेक्ट मैच हो। और फिर सॉन्ग यहाँ पर फैंग और शैन दोनों को ये कहने लगती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप लोग के लिए इन दोनों को सबक सिखाती हूँ। फिर वो मैनेजर और गार्ड से कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, इन दोनों लड़कियों को यहाँ से पकड़ के लेकर जाओ। तभी यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ता है और सीधा सॉन्ग को थप्पड़ लगा देता है। तो सॉन्ग शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर आपने मुझे क्यों मारा, आप दोनों के घर के सामान की चोरी तो इन दोनों ने करी है। यहाँ पर फिर शैन और फैंग दोनों ही उसे जवाब नहीं कहते कि हमारी वाइफ ने घर के कुछ अनयूज्ड सामान को बेची है, तो इसमें तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। तो फिर सॉन्ग ये सुनकर शॉक हो जाती है कि क्या वाइफ। यहाँ पर फिर फैंग कह रहा होता है कि वाइफ तुम्हारे हाथ में कितना दुख रहा होगा ना। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, अब तो मेरा हाथ और भी ज्यादा इचिंग कर रहा है कि मैं इसे और मारूं। वो फिर सॉन्ग को 2 थप्पड़ और लगाती है और उसे कहती है कि ये थप्पड़ इसलिए था क्योंकि तुम्हें वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी जो नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा थप्पड़ हम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने के लिए। तभी लिसा कहती है कि इसे एक और थप्पड़ मारो क्योंकि इसने मुझे चुड़ैल भी बोली है। तो फिर यहाँ पर सूजी उसे और मारने जा रही होती है। तभी फैंग उसे रोक लेता है कि वाइफ अपने हाथ को इतना ज्यादा दर्द मत दो। तो सॉन्ग चिल्लाती है कि ये बहुत ज्यादा हो गया। तभी यहाँ पर फिर पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी 2 चोर को पकड़ने आए, हमें किसी ने इन्फॉर्म किया था। तो फैंग और शैन दोनों ही कहने लगते हैं कि ऑफिसर ये झूठी लड़की है, इसने हमारी वाइफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई है। हमारी वाइफ बस घर के कुछ ना इस्तेमाल होने वाले सामान को बेचने आई थी और इसने तो झूठा इल्जाम लगाई और ऊपर से सभी के सामने उनकी बेइज्जती करी। आप इस लड़की को पकड़ के लेके जाओ। ये सभी कहने लगती है कि हाँ हमारे हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे फैमिली मैटर को इसने इतना बड़ा हंगामा कर दी। तो फिर पुलिस ऑफिसर तुरंत यहाँ पर सॉन्ग को पकड़ के लेके चले जाते हैं। फिर यहाँ पर शैन मैनेजर से बात करता है कि वो अपनी वाइफ के लिए यहाँ से और भी सारे बैग्स खरीदना चाहते हैं। तो मैनेजर तो बड़ा खुश होने लगता है और यहाँ पर फिर सूजी लिसा को इशारा करती है तो लिसा फिर एक्टिंग करने लग जाती है और कहने लगती है कि हस्बैंड तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, मुझे वो वाला बैग भी चाहिए जो कि मेरी ड्रेस से मैच करता है। तो शैन कहता है कि ठीक है और यहाँ पर फिर शैन लिसा को अपने साथ लेकर जाता है और फिर फैंग भी यहाँ पर सूजी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो इतने में मैनेजर पूछने लगता है वो जो सारी चीजें उन लोग बेचने आए थे उसका क्या करना है। तो फैंग कहता है कि वो तुम खुद ही रख लो, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर चला जाता है। तो मैनेजर बड़ा खुश होता है कि उसका तो फायदा हो गया क्योंकि ये सारे सामान ही पूरे 1.6 मिलियन के थे।
और फिर यहाँ कार में आने के बाद फ्रैंक सूजी से इस बारे में पूछता है कि अब तुम बताओ कि आखिर ये प्लान किसका था कि घर की चीजें ले जाकर तुम लोग इस तरीके से बाहर बेचोगी। तो सूजी सोचती है कि सॉरी लिसा, मुझे इस बार तुम्हारा नाम देना पड़ेगा। फिर वो कह रही थी कि सारा प्लान लिसा का था। तो फ्रैंक कहता है कि ठीक है, फिर आज घर चलने के बाद फिर मैं तुम्हें अच्छे से रिवॉर्ड देने वाला हूँ। तो फिर वापसी हो जाती है और दूसरी तरफ लिसा यहाँ पर शेन के पास एक्टिंग कर रही होती है और कह रही होती है कि हस्बैंड तुम्हारा बहुत थैंक यू। तुम्हें पता है वैसे जब तुम बिल भर रहे थे तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। तो शेन कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो फिर लिसा उसे किस करती है और कहती है कि अब बस काफी है। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर दोनों यहाँ पर घर आ जाते हैं और लिसा और सूजी कॉल पर बात कर रहे होते हैं। लिसा कहने लगती है कि वो दोनों ने हमारी पोल सभी के सामने इसलिए नहीं खोली क्योंकि आखिर हम उन दोनों की वाइफ है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आखिर हमारी वजह से उनकी इज्जत नहीं चली जाती कि हम चीजें चोरी कर बेचते हुए पकड़े गए। तो इस वजह से उसका भी तो नाम खराब होता ना और उन लोगों के लिए एम्बैरेसिंग होता। तो सूजी कहती है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन आखिर उन दोनों ने हमारे लिए इतनी सारी ड्रेस और बैग्स वगैरह क्यों खरीद के दे दी। तो लिसा कहती है कि ये इसलिए क्योंकि अभी एक जल्दी पार्टी आने वाली है। तो वो लोग अपनी इमेज बचाने के लिए अपनी वाइफ को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनवा कर शो ऑफ करवाना चाहते हैं। लिसा कहती है कि लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि हमें जो इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है ये तो फीमेल लीड की स्क्रिप्ट का है। इतना अच्छा ट्रीटमेंट आखिर हमें क्यों मिल रहा है? हम तो इस कहानी की बुरी वाली सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो फिर सूजी कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी स्टोरी के हिसाब से जब तक मेल लीड की वो फर्स्ट लव रुआन नहीं आ जाती तब तक तो हमारे साथ कुछ भी नहीं बुरा होगा ना। और उसको आने में अभी 6 महीने हैं। तो यानी जब तक हम लोग इनकी गुड लुक्स और पैसों का फायदा उठा सकते हैं और इसी बहाने हम लोग जब तक पैसे नहीं कमा लेंगे। तब इतने में उसके बाद फ्रैंक आ जाता है और कहता है कि भाई फिर इसी बहाना लेकर तुम भागने का सोच रही हो। क्या फिर लिसा कॉल पर फ्रैंक की आवाज सुन लेती है और जल्दी से कॉल कट करती है। और फिर नेक्स्ट डे लिसा और सूजी दोनों ही अपनी फैमिली से मिलने जा रही होती है। यहाँ पर सबसे पहले तो लिसा शेन के साथ अपनी फैमिली से मिलने आई होती है। तो लिसा से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, तुम सू फैमिली में जा रही हो। फ्रैंक कहता है कि सिस्टर इन आपको लगता है कि अगर मैं साथ हूँ तो मैं अपनी वाइफ को बुली होने दूंगा। लिसा कहती है कि मुझे तो डर है कि कहीं सूजी अपनी फैमिली को जाके मारे ना। और फिर वो हंसकर यहाँ से शेन के साथ अपना चली जाती है। तो फिर ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लिसा और शेन यहाँ साथ में घर के अंदर आते हैं तो रुआन यहाँ पर शेन से जल्दी से बात करने पहुंच जाती है कि वो उसके लिए इतनी जल्दी अब्रॉड से आ गई। तो लिसा शॉक होती है कि ये तो 6 महीने बाद आने वाली थी, तो ये प्लॉट इतना जल्दी कैसे हो गया। वो तुरंत ही सूजी को मैसेज करके बताने लगती है कि कहानी के प्लॉट में कुछ चेंजेस हो गई है कि मेल लीड की फर्स्ट लव रुआन इतनी जल्दी आ गई। रुआन फिर शेन को बताने लगती है कि मुझे पता था तुम यहाँ पर आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाई हूँ। तो वो तुरंत ही उसका हाथ दूर करता है और यहाँ पर जल्दी से लिसा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मुझे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाना चाहिए। तो रुआन को शौक लगता है कि इससे पहले कभी शेन ने मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं किया, आज ही से क्या हो गया। फिर यहाँ पर लिसा की मॉम ने उसके लिए सूप बनवाई होती है जो कि वो तुरंत ही उसको दे देती है और उसे टेस्ट करने बोलती है। तो सूजी खुश होती है कि चलो अच्छा ही है, मेरी जो ये रियल मॉम है ये ना मुझसे ज्यादा प्यार करती है और ना कम। तभी यहाँ पर शेन कहने लग जाता है कि वाइफ तुम थक गई होंगी ना, तो ये लो फ्रूट खाओ। और वो उसे वाटरमेलन खिला रहा होता है। तो वो पहले मना करने लग जाती है कि मुझे ये फ्रूट पसंद नहीं, पर उसके इतना कहने पर वो रुआन को दिखाने के लिए खा लेती है और उसे और शो ऑफ करते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड तुमने खिलाया तो कितना स्वीट लग रहा है। तो फिर वो उसे और खिलाता है। तो ये देखकर रुआन को गुस्सा आती है कि वो उसे अपने हाथों से भी खिला रहा है। फिर वो तुरंत यहाँ पर ऑरेंज लेकर लिसा को देने आ जाती है कि ये तुम्हारा फेवरेट फ्रूट था ना सिस्टर, मुझे पता है, ये लो। यहाँ पर लिसा नहीं लेती तो सूजी फिर ड्रामे करने लग जाती है कि मुझे पता है सिस्टर, तुम मुझे डिसलाइक करती हो ना कि आखिर तुम्हारी जगह मैं इस घर में रह रही हूँ। लिसा मन में सोचती है इसे क्या लगता है, अभी इसे मैं मजे चखाती हूँ, अब इसे पता लगेगा कि एक ऑस्कर लेवल एक्टर कैसी होती है। लिसा भी फिर यार रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर आखिर मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ, तुम तो आखिर इस घर की प्यारी बेटी हो और आउटसाइडर तो मैं हूँ। तो लिसा की एक्टिंग देखकर शेन तो बहुत ही इम्प्रेस होता है और यहाँ पर मॉम तो इमोशनल हो जाती है और तुरंत ही लिसा के पास आकर कहने लगती है कि तुम ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो, तुम्हें मैं कैसे कम समझ सकती हूँ। वो तुरंत ही उसे अपना ब्रेसलेट गिफ्ट कर देती है। तो फिर लिसा इसे पहनकर रुआन को शो ऑफ करने लगती है और रुआन को गुस्सा आ रहा होता है। और फिर लिसा ये सारी चालाकी देखकर शेन को तो वो और भी क्यूट लग रही होती है। इतने में यहाँ पर लिसा का भाई आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आखिर आप अपना ये कीमती ब्रेसलेट लिसा को कैसे दे सकती है, आपने कभी रुआन का ऐसा ब्रेसलेट नहीं दिया जबकि आपने उसे 20 सालों से पाला है। तो फिर मॉम रुआन से कह रही होती है कि
मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम दूसरा ब्रेसलेट ले दूंगी। तो कहती है कि कोई बात नहीं मॉम, वैसे भी ब्रेसलेट आपका था तो आपकी मर्जी है कि आप किसे देना चाहती है। तो फिर लिसा का भाई कहने लगता है कि सिस्टर ऐसा मत बोलो, ये सच में बहुत ज्यादा लालची लड़की है जिसकी नजर हर महंगी चीजों पे होगी। फिर लिसा सोचती है कि आखिर उसके फैमिली मेंबर्स के पास बिल्कुल भी दिमाग क्यों नहीं है। तभी इतने में लिसा की मॉम कहने लगती है कि ये ब्रेसलेट अपनी सिस्टर को दे दो। तो फिर लिसा गुस्से में निकाल कर फिर उसे ब्रेसलेट देने लगती है। और रुआन उसे स्लो से कहती है कि तुम इस घर की रियल बेटी हो तो क्या हुआ, इस घर में तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी जगह, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी और इवन तुम्हारा मैन भी। तो लिसा कहती है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो यार रुआन फिर उसे हाथ पकड़ के खींचती है और ऐसा प्रेटेंड करती है कि जैसे लिसा ने उसे पूछ रही, और वो ब्रेसलेट भी टूट जाता है। तो वो कहने लगती है सिस्टर तुम्हें मुझे ब्रेसलेट नहीं दे रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉम का वो कीमती ब्रेसलेट था तो वैसे कैसे कर सकती हो। और वो यहाँ पर शेन को भी बताती है कि देख लो तुम। तभी ये चीज देखकर लिसा को याद आ रहा होता है कि उसने सुजी के साथ मिलकर इस नॉवेल को पढ़ी थी और उन लोगों को भी बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये कैसा प्लॉट है जिसमें ये फीमेल लीड इस तरीके से अपना ब्रेसलेट खुद तोड़ के लिसा के ऊपर इल्जाम लगा रही है। और वो मेल लीड भी अब इसी की बात पर यकीन करते हुए लिसा को ही सभी के सामने रुआन से माफी मांगने के लिए बोलेगा और उसे ये बोलेगा कि घर जाके वो उसे बहुत डांटने वाला भी है। तो ये स्टोरी याद करके लिसा सोचती होती है कि अब सेम वैसे हो रहा है जैसा नॉवेल की स्टोरी में लिखा था। फिर तो लिसा डर जाती है कि फिर अब तो मैं पक्का गई। फिर तभी शेन यहाँ पर आने लगता है तो रुआन को लगता है कि वो उसे उठाने में हेल्प करने आ रहा होगा, पर यहाँ पर वो तो उसके पास आने के बजाय लिसा के पास आ जाता है और उसके हाथ की फिक्र करने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो ये देखकर रुआन शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। फिर लिसा भी शॉक रह जाती है कि शेन उसकी कितनी ज्यादा केयर कर रहा है। फिर यहाँ पर रुआन उससे पूछने लगती है कि शेन आखिर तुम मुझे क्यों नहीं उठा रहे थे। तो वो तो उसकी बात को इग्नोर ही कर देता है और लिसा का हाथ पूछने में लगा होता है कि उसे दर्द हो रहा है। तो कहती है क्या। फिर वो तुरंत ही डॉक्टर को यहाँ पर लिसा का चेकअप करने बोलते हैं। लिसा से कहती है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, बहुत छोटी छोटे। और फिर वो डॉक्टर के साथ अंदर रूम में जाती है और यहाँ पर रुआन तुरंत ही शेन को पकड़ के उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें मेरी फिक्र क्यों नहीं हो रही। तो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ की चोट की पड़ी है। तो रुआन कहती है कि तुम इतने चेंज कैसे हो गए। वो उसे कहने लगती है कि पहले तुम मेरी छोटी सी चोट की भी इतनी ज्यादा केयर किया करते थे पर अब तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इवन जब मैं अब्रॉड में थी और 1 महीने के लिए बीमार थी तब भी तुमने मुझे इग्नोर किया, आखिर तुम्हारा दिल इतना बदल कैसे गया। तो फिर यहाँ पर शेन तुरंत ही उसका हाथ छुड़ाता है और उसे कहने लगता है कि तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरसाइज करो, अपने आप को बूस्ट करो, फिर ग्रीन टी बनने का क्यों प्रिटेंड कर रही हो। तुम कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। शेन कहता है कि तुम्हारी ग्रीन टी वाली हरकतें इतनी ज्यादा तेज है कि मुझे भी ये बर्दाश्त नहीं हो रही। और हाँ, मैं यहाँ पर खड़े होकर तुमसे बात भी कर रहा हूँ ना तो वो सिर्फ तुम्हारी बहन लिसा की वजह से। अच्छा रहेगा कि दोबारा मेरे सामने उसके बारे में कुछ और उल्टा कहना मत, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो रुआन जैसे यहाँ पर शेन का हाथ वापस से पकड़ने जाती है तभी वो तो यहाँ पर तुरंत ही लिसा के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या मेरी बात ठीक है। तो डॉक्टर कहती है कि हाँ, फिक्र करने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर फिर शेन तो लिसा की केयर करने में लगा होता है और रुआन ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे लिसा मुझसे मेरे शेन को छीन सकती है। मैं आखिर उसे वापस लेके रहूंगी और उसकी वाइफ की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और फिर रुआन यहाँ पर लीफेंग से मिलने कंपनी में आ जाती है और उसके सामने रोने वाला मुंह बनाकर कुछ बोलने वाली होती है। तो वो कहता है कि अगर तुम कल के बारे में मुझसे बात करने आई हो तो मैं तुम्हें साफ क्लियरली कह दूं कि मेरी सिस्टर इन लॉ की तो कोई गलती ही नहीं थी और उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने तो तुम्हें सॉरी बोलने तक नहीं बोली और तुम्हें छोड़ दी। रुआन कहती है कि मुझे पता था कि मैं सिर्फ मुंह से बोलूंगी तो तुम लोगों को बिलीव नहीं होगा, इसलिए देखो मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ आई हूँ। इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि लिसा ने जो मॉम का दिया हुआ जे ब्रेसलेट था उससे तुरंत ही एक्सचेंज करके फेक वाला रख दी थी। तो वो कितनी बड़ी झूठी और लालची है और ऊपर से उसने मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाई। फैन यहाँ पर कह देता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाला। तो फिर ये कह रही होती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कल शेन भी मेरी बात पर यकीन नहीं मान रहा था और तुम भी नहीं मानोगे तो मेरा क्या होगा। हम तीनों बचपन से कितने अच्छे फ्रेंड्स रहे ना, तो आखिर एक लिसा के आने की वजह से हम लोग की फ्रेंडशिप कैसे तोड़ सकती है। तो फैन इसकी बात सुनने से मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। तो ये जल्दी से चेयर लेकर यहाँ से कूदने का नाटक करती है और कहती है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं अभी यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। तो सारे एम्प्लॉयज नीचे से इन लोगों को देख ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिसा को देखते हैं जो कि सूजी से भी डिस्कस कर रही होती है। ये तुम्हें नहीं लगता कि शेन कितना बदल गया। तो सूजी कहती है कि क्या सब बदल गया, उसके ऊपर सिंह निकल आया या फिर ग्रीन लाइट नजर आ रही है। लिसा कहती है कि मेरा मतलब है कि शायद वो मुझे सच में अपनी बात समझते हैं।
तो सूजी कहती है कि मेरी प्यारी फ्रेंड तुम होश में आ जाओ, ये सब इल्यूजन है और रियलिटी नहीं। तुम भूल गई हो कि वो बस मेन लीड है जो कि बुरी वाले सपोर्टिंग कैरेक्टर को पसंद कर ही नहीं सकते, तो वो बस तुम्हें अपनी शुगर कोटेड बातों में ले रहा था। तभी इतने में फिर सूजी कहने लगती है कि देखो ये तो शेन की कंपनी का लाइव स्ट्रीम चल रहा है, कोई लड़की जो कि अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। तो फिर दोनों यहाँ पर पहचानते हैं कि ये तो रुआन है। फिर लोग देखने लगते हैं तब रुआन फैंग को चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि तुम सभी को आखिर लिसा पर क्यों बिलीव है और मुझ पर क्यों नहीं, अगर तुम लोग को मुझ पर यकीन नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर अपनी जान दूंगी। सूजी ये वीडियो देखकर लिसा से कहने लगती है कि देखो ये फिर से तुम्हें घसीट रही है, तो लगता है अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तो लिसा कहती है कि तुम देखो ये किसका हस्बैंड है, देख लो वो कैसे हीरो बनकर ब्यूटी को बचाने में लगा हुआ है। तो सूजी थोड़ा जेलस हो जाती है और कहती है कि चलो हम लोग भी वहाँ पर चल के देखते हैं। लिसा कहती है कि ऑफ कोर्स हमें वहाँ पर चलना चाहिए, ऐसी एक्टिंग करने वाली लड़कियों को हम नहीं हैंडल कर सकते। फिर लिसा और सूजी यहाँ कंपनी में पहुँच जाती है और कहने लगती है कि तुम झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, अगर सच में तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो नीचे आकर सभी को दिखाओ। तो रुआन चिल्लाने लगती है कि मैं नहीं आऊंगी, उल्टा लिसा तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुमने ब्रेसलेट चुराई हो और तुम मुझे फंसा रही हो। तो फिर लिसा उसे चिल्लाती है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ से फैंग दोनों को ही कहता है कि सूजी और लिसा तुम दोनों चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ, इन सबका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो सूजी को गुस्सा आती है और वो ऊपर आकर फिर यहाँ पर ली फैंग को चिल्लाने लगती है, क्या तुम सच में इस लड़की के लिए मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? तो फैंग कहता है कि बात को समझो और अभी तुम जाओ। तो लिसा फिर यहाँ पर रुआन को जवाब में कह देती है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती हो कि मैंने कोई ब्रेसलेट को चेंज करी हो, बल्कि वो ब्रेसलेट पहले से ही फेक था। मैं इतनी बड़ी इडियट नहीं हूँ जो खुद ही ब्रेसलेट लेकर चेंज कर दूंगी। और दूसरी बात ये कि तुमने जानबूझ के प्लान करके ऐसी जगह पे खड़ी हो ना जहाँ पर तुम गिर भी गई तो तुम मरोगी नहीं, तुम कितनी चालाक हो। और देखो तीसरी बात ये कि चुपचाप से खुद ही नीचे आ जाओ, नहीं तो खुद को तुम एम्बैरेस कर रही हो। रुआन कह रही है अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर मार के ही खुश होगी ना, रुको मैं अभी कूद जाती हूँ। तो यहाँ पर सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि हाँ दम है तो कूद के दिखाओ, मुझे पता है कि तुम ड्रामे कर रही हो। तभी यहाँ पर ली फैंग उसे रोकने लग जाता है कि ऐसा मत करो। तभी सूजी नीचे गिर जाती है और फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर ली फैंग को थप्पड़ लगा कर कह रही है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो लिसा भी उसके साथ जाती है। फैंग यहाँ से जाने को कहता है तो रुआन तुरंत ही उसे कह देती है कि अगर तुम गए तो मैं यहाँ से अभी कूद जाऊंगी। तो वो उसे मनाने लगता है कि प्लीज ऐसी हरकत मत करो, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हें जस्टिस दिलवाने में, तो मैं करूंगा। रुआन कहती है कि तुम सच में मेरी हेल्प करोगे ना, और फिर वो उसका हाथ पकड़ के नीचे तक आ जाती है। तभी वो कहता है कि कम से कम मुझसे दूर तो कहती है कि नहीं मेरे पैर में मोच आ गई है। तभी तुम यहाँ पर शहना होता है और उसे देख कर तो रुआन यहाँ फैंग को और नहीं छोड़ रही होती और कहने लगती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तो फिर वो तुरंत यहाँ पर कॉल लगाता है और कह देता है कि इस रुआन को उसकी फैमिली के पास छोड़ कर आओ और कह दो कि बिना परमिशन के दोबारा हमारी ली फैमिली में कभी नहीं आ सकती। तो फिर रुआन तो गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तभी शेन कहने लगता है कि फैंग तुम यहाँ ऑफिस में हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो फैंग फिर यहाँ से जाने लग जाता है और रुआन को बहुत गुस्सा आती है कि उसका सारा प्लान खराब हो गया। फिर यहाँ ऑफिस में आने के बाद शेन अपने भाई फैंग को चिल्लाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे, सभी के सामने उसे हक कर रही थी। तो वो कहता है कि भाई मैं तो बस उसे रोक रहा था कि कहीं सच में उसका दिमाग ना खराब हो और वो ऊपर से कूद ना जाए। सोचो फिर वो मर जाती तो हमारी कंपनी का स्टॉक प्राइस कितना कम हो जाता। शेन कहता है कि सच में तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुमने आखिर ये बिलीव भी कैसे करे कि वो सच में ऊपर से नीचे कूदने वाली थी। तुम क्या भूल चुके हो कि वो हमेशा से ऐसी हरकतें करती आई है, अगर उसे जब भी करना होता ना तो वो कब का कर चुकी होती। तो फैंग कहता है कि भाई मैं तो बस सेफ्टी के लिए कर रहा था, इसलिए अब मुझे डांटो मत। और ये बताओ कि आप सिस्टर इन लॉ के साथ कल उनके घर पे गए थे ना, तो क्या सब चीजें अच्छी नहीं गई थी और वो ब्रेसलेट का क्या इशू है? तो शेन कहता है कि तुम वो सब छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी वाइफ मेरी नजरों में हमेशा राइट है, इसलिए मैं तो सिर्फ हमेशा अपनी वाइफ की साइड लूंगा, दूसरे लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तभी फिर फैंग को याद आता है कि हाँ सूजी तो मुझसे गुस्सा होकर जा चुकी है, अब आखिर मैं उसे कैसे मनाऊंगा। तो शेन कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम ये डिजर्व करते हो। वो तुरंत ही ली फैंग को उसके टाई से पकड़ के अपने पास करता है और समझाने लगता है कि तुम एक मैरिड मैन हो, तो अगली बार से ऐसे किसी भी ऐरी गैरी लड़की को हक करते हुए मुझे दिखाई मत देना, नहीं तो फिर सच में मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तो फैंग डर रहा होता है और बाहर से रुआन इन लोग को देख रही होती है और वो खुशी होती है कि शेन मेरी केयर करता है, इसलिए वो अपने भाई फैंग को मार रहा है क्योंकि उसने मेरी ठीक से केयर नहीं किया। यानी वो बस मुझे जेलस करवाने के लिए लिसा को लाइक करने का झूठा नाटक कर रहा था, वो तो सिर्फ मेरा ही है और उसके पास की पोजीशन भी मेरी होगी। यही सोचकर ये तो खुश होकर चली जाती है।
तो फिर सूजी और लिसा साथ में घर आ जाते हैं और सूजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो फैन कितना बड़ा स्टूपिड है। वो रुआन इतनी बच्चों वाली एक्टिंग कर रही थी और उसे सच में उस पर बिलीव हो गया। यहाँ पर लिसा इसे शांत कर रही होती है कि तुम इतना गुस्सा मत हो, ऐसे मैन के लिए अपने आप को गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, तुम फिक्र मत करो। उस फैन को तो मैं तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगी और घर जैसी वो आएगा तो उसे मैं पनिशमेंट दूंगी और उसे ग्रीन टी वाले सारी ट्रिक्स की लिखने की पनिशमेंट दोगे ताकि उसे अच्छे से सीखने को मिले। तो सूजी खुश होती है कि हाँ उसे पूरा 100 टाइम्स लिखने को देना। तभी लिसा कहने लगती है कि वैसे सच में वो रुआन आज बस एक फेक ब्रेसलेट के लिए इतना बड़ा जो हंगामा कर रही थी जंप करने का वो बहुत ज्यादा था। सूजी कहने लगती है कि बस एक बार मैं एक फिल्म साइट की ओनर बन जाऊं, फिर मैं वहाँ पे रुआन को पूरा दिन काम करने को ले दूंगी और पूरा दिन बस वो फिर वहाँ पर एक्टिंग करती रहे। तभी लिसा कहती है कि तुमने ये चीज नोटिस नहीं करी कि जैसे कि रुआन टाइम से पहले आ गई है वैसे स्टोरी की सारी चीजें बहुत ज्यादा ही जल्दी में रिपीट हो रही है, जिससे लगता है कि हमारे ट्रेजिक एंड भी बहुत ही नजदीक है। सूजी कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है? लेकिन तुमने तो मुझे लास्ट टाइम बताई थी ना कि शन लास्ट टाइम भी तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था और जब तुम अपने पेरेंट्स के घर पे गई थी तो वहाँ पर भी उसने तुम्हारी साइड लिया था। लिसा कहती है कि ये सिर्फ दिखने के लिए होगा, वो बस वहाँ मेरी साइड लेने की झूठी एक्टिंग कर रहा था। सूजी कहती है कि इसका ये मतलब है कि यानी वो मेल लीड अभी भी सेम वैसा ही है जैसा कि स्टोरी में लिखा हुआ था। इस बार तो इतनी चालाकी कर रहा है कि एक साइड अपनी वाइफ को भी रख रहा है और दूसरी साइड अपनी उस फर्स्ट लव को भी रखा हुआ है कि वो कब तुम्हें चेंज करके उसे ले आएगा। मुझे तो ये सोच कर गुस्सा आई है। लिसा कहती है कि छोड़ो आखिर ये सब, हमें आखिर ऐसे मैन की थोड़ी ना कोई जरूरत है, हम कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं है जैसे गार्बेज मैन को उठाएंगे। सूजी कहती है कि वैसे अब मुझे सच में बहुत ही ज्यादा डर लग रही है कि कहीं हमारी सच में बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर की एंडिंग तो नहीं हो जाएगी, तो क्या हमें सच में यहाँ से भाग जाना चाहिए? लिसा कहती है कि प्लॉट के हाथों कंट्रोल होकर हमें टॉर्चर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस प्लॉट को ही अपने हाथ में लेना होगा। और फिर वो अपने प्लान को सूजी के कान में उसे समझा देती है, तो सूजी को ये प्लान बहुत ही पसंद आता है। फिर रात में यहाँ पर सूजी और लिसा बैठ कर इन लोग का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे फिर फैंग और शन दोनों साथ में आते हैं तो फैंग तुरंत ही केक दिखाकर सूजी को मनाने लगता है और कहता है कि वाइफ प्लीज गुस्सा छोड़ दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हें पता है इसे खरीदने के लिए मुझे पूरा कितनी बड़ी लाइन लगानी पड़ी है। पर सूजी फिर भी अपना गुस्सा नहीं छोड़ी होती है और यहाँ पर वो और लिसा साथ मिलकर इन दोनों को ही डिवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाने लगते हैं। तो फिर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और फिर सूजी यहाँ से फैंग को बात करने के लिए अंदर लेकर जाती है और उससे कह रही होती है कि मैंने जो तुम्हें थप्पड़ मारी थी वो तुम्हें अभी भी गाल पे दुख रहा है। फिर वो उसे सॉरी कहने लगती है तो कहता है कि कोई बात नहीं वाइफ, मेरी भी तो गलती थी। तो वो कह रही है कि मैं तुम्हें थप्पड़ के लिए सॉरी नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पर शन लिसा से इस बारे में पूछता है कि वो जो उसे डिवोर्स मांग रही है उसका कोई रीजन है। तो लिसा कहती है कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये अपनी डोमिनेटिंग सीईओ वाली झूठी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है? क्या तुम एक्टिंग करके थक नहीं गए? तो फिर वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो लिसा कहती है कि एक्टिंग में तो क्या है, मुझे सब पता है कि तुम सब झूठी लाइंस बोल रहे थे मेरी केयर करने की कि तुम अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करोगे। तुमने लगता है अपनी ये एक्टिंग की लाइंस बहुत ही अच्छे से याद कर रही हो कि मेरी वाइफ हमेशा राइट है और तुम्हारे दिल में तो तुम अभी भी अपनी फर्स्ट लव को भूल नहीं पाए होंगे। उसे कहती है कि अच्छा चलो इतना गुस्सा मत हो, हम बैठ कर बात करते हैं, वैसे भी मैं तुमसे कोई बात घुमा के नहीं बात करूंगी। फिर शायद यहाँ पर बैठ जाता है और लिसा से कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें डायरेक्टली बता ही देती हूँ। और फिर लिसा और सूजी दोनों यहाँ पर इन दोनों को इस बारे में बता देती है कि वो दोनों असल में अपनी रियल वर्ल्ड से इस नॉवेल के अंदर आ गई है। तो ये सुनकर दोनों ही शॉक होते हैं। शन इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम मुझे कह रही हो कि तुम नॉवेल के अंदर आ गई हो? सच में मुझसे डिवोर्स लेने के लिए तुमने कुछ ही बहाना बना ली? फिर क्या अगली बार तुम मुझसे ये बोलोगी कि तुम एक एलियन हो? तो लिसा कहने लगती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो उसे कितना क्लियरली बताने को करती है कि क्या उसने ऐसे टाइप के नॉवेल्स नहीं पढ़ा हुआ है। तो फिर वो कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। लिसा को समझ आता है कि नॉवेल वर्ल्ड में और उसके असली वर्ल्ड में यही तो नॉलेज फैली है। वो कहती है कि देखो तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मैं और सूजी दोनों ही इस नॉवेल की दुनिया के अंदर आ गए और हम दोनों तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल नहीं है। तो शन कहने लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे सामने जो खड़ी है वो तो मेरे लिए मेरी वाइफ है। तो लिसा कहती है कि लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ जैसे तुम अपनी वाइफ समझते हो, मैं वो नहीं हूँ। तो जल्दी इस डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दो क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए भी अच्छा है। तो शन नहीं मान रहा होता है और कहने लगता है कि वाइफ तुम जो कुछ बोलोगी मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ ये वाली नहीं। लिसा कहती है कि मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, तो चलो हम लोग एक डील करते हैं।
देखो, तुम्हें और फैन को इस बात पर बिलीव हो ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इस नॉवेल की स्टोरी लाइन के हिसाब से मैं और सूजी दोनों ही इस नॉवेल की अनलकी बुरी वाली सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर बन चुकी है। और स्टोरी के हिसाब से हम दोनों की बहुत ही ट्रैजिक एंडिंग होने वाली है। तो शुरू से ही जो भी हम ट्रबल करने वाली चीजें कर रहे थे ना, वो बस इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे सर्वाइव करना चाह रही थी। तो हम जो सारे सामान लेकर बेचने भी गए थे ना, वो सभी इसी रीजन की वजह से था। वो यहाँ पर शैन को समझाने लगती है कि आप सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि तुम इस नॉवेल के मेन लीड हो। तो अगर तुम अपनी फर्स्ट लव रुआन को अपना लोगे और उसे डेट करने लगोगे, तभी हम दोनों रास्ते की काटी इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। शेन कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम वापस बोलोगी? तो फिर लिसा उसे जल्दी वापस सब एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरा इस दुनिया में यही मकसद है कि मैं बस तुम्हें और रुआन को मिलवाने की बस बीच की जरिया हूँ और कुछ नहीं, और मैं तो बस तुम लोगों का रास्ते का कांटा बनी हुई हूँ। और फिर ये सब बताकर वो थक जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें समझ आया? तो कहता है कि थोड़ा बहुत तो आया, लेकिन मैं इस चीज को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे कैसे हो सकता है? लिसा कहती है कि देखो, फिक्र मत करो, मैं और सूजी जब तुम दोनों को डिवोर्स दे चुके रहेंगे तो बस हम थोड़ा टाइम ही यहाँ पे रहेंगे तुम दोनों की हेल्प करने के लिए। लेकिन फिक्र मत करो, हम लोग ऐसे फ्री में नहीं रहने वाले, बल्कि तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाले, ताकि तुम रुआन का दिल जीत सको। और हम दोनों ही प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग अपना काम करने जाएंगे और अपना खुद का पैसा कमाएंगे और तुम्हारे घर का एक नीडल भी नहीं लेके जाएंगे। शैन तो फिर ये सुनकर खुशी आता है कि वाइफ के कहने का मतलब है कि अगर मैंने बस इसे साइन कर दिया तो फिर ये मेरे पास ही रहेगी और मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। और फिर यहाँ पर लिसा इन दोनों को ये डिवोर्स एग्रीमेंट पकड़ा देती है और कहती है कि अब तुम दोनों भाई आपस में बात करके फाइनल डिसीजन ले लो। तो फिर दोनों अकेले में बात करने जाते हैं और फिर रूम में आने के बाद यहाँ पर शैन इस बारे में अपने भाई फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुम्हें इसका मतलब समझा कि नॉवेल के अंदर आना क्या होता है? तो कहता है कि भाई इसका ये मतलब है कि हम एक नॉवेल की स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं और वो असल में रीडर है जो कि यहाँ पर गलती से नॉवेल वर्ल्ड में आ चुकी है और उन दोनों की ही बिल्कुल भी अच्छी एंडिंग नहीं है। तो भाई फिर आप इस बारे में क्या सोचते हो? तो शैन कहने लगता है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने हमें 3 महीने का डेडलाइन दिए, तो मुझे लगता है कि 3 महीना काफी होगा उसका दिल जीतने के लिए। तो फिर फैन कहता है कि भाई आपको पता नहीं चला, वो दोनों का तो प्लान है कि वो दोनों आपको रुआन के साथ सेट करना चाहती है। शैन चिल्लाता है कि सारी गलती तो तुम्हारी है और मुझे भी ब्लेम सहना पड़ रहा है। तो कहता है कि भाई अब मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई। फिर दोनों ही बाहर आ जाते हैं और फिर दोनों इन लोगों को दिखाते हैं कि हमने साइन कर दिए, लेकिन अभी के लिए ये डिवोर्स एग्रीमेंट हम लोग अपने पास रखेंगे क्योंकि ये 3 महीने बाद ही इफेक्टिव होगा। और ऐसे बोलकर ये लोग एग्रीमेंट लेकर चले जाते हैं। फिर यहाँ फैंग अपने रूम में आने को कहता है तो सूजी उसके सामान के साथ ही उसे रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि अब इस रूम में मैं रहूंगी। तो फिर वो कहता है कि भाई साहब मैं कहाँ रहूंगा? तो सूजी उसे समझा देती है कि इस बेला में 20 से ज्यादा रूम है, तो तुम कोई भी रूम में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, दोबारा मुझे वाइफ मत कहना। ऐसा बोलकर वो गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी और लिसा दोनों अपना जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और जॉब इंटरव्यू फेल हो जाने की वजह से सूजी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है कि बड़े आए ये हमें जॉब देंगे, मैं तो खुद ही अपनी कंपनी खड़ी कर दूंगी। तो फिर लिसा यहाँ पर उसे और चीयर कर होती है कि वो ऐसा कर सकती है। हम देखते हैं दूसरी तरफ शैन को, जिसका असिस्टेंट उसे आकर बताने लग जाता है कि उसकी वाइफ इंटरव्यू फेल हो गई, तो वो क्या उन दोनों की जॉब के लिए अरेंजमेंट्स कर दे। तो शैन मना करता है और फिर तभी में लिसा को रुआन की कॉल आती है। तो वो उसका कॉल स्पीकर पे डालती है और कहती है कि क्या हुआ है, लास्ट टाइम एक्टिंग करके तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम अब नेक्स्ट शूट का इंतजाम कर रही हो। तो फिर रुआन कहने लगती है कि सिस्टर तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैं बस तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो क्या तुम आ नहीं सकती? तो लिसा कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझ पर झूठा ब्रेसलेट चोरी का इल्जाम लगाई थी, तो अब कौन सा प्लान है तुम्हारा? यहाँ पर फिर रुआन अपने ग्रैंडपा को कॉल दे देती है और ग्रैंडपा फिर कॉल पे लिसा से कहने लग जाते हैं कि इतने टाइम हो गया तुम अपने ग्रैंडपा से नहीं मिली और अभी भी तुम ऐसी हार्टलेस बन रही हो। तो फिर लिसा सोचने लग जाती है कि स्टोरी प्लॉट के हिसाब से सिर्फ उसके ग्रैंडपा ही है जो रियल में उसकी साइड है, तो फिर उसे उन्हें देखना जाना चाहिए। और फिर लिसा उनसे कॉल पर कहती है कि ग्रैंडपा मैं तो आपसे कब से मिलना चाहती थी, मैं आपके लिए केक भी लेकर आने वाली हूँ। तो उसके ग्रैंडपा खुश ही आते हैं कि फिर ठीक है जल्दी आओ। और फिर सूजी यहाँ पर लिसा की तारीफ करती है कि तुम तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, लेकिन ये बताओ कि अकेले जाकर तुम सब हैंडल कर लोगी? तो लिसा कहती है कि हाँ, तुम अब सब मुझ पे छोड़ दो। फिर वो यहाँ अपने ग्रैंडपा के घर पहुँचती है
और तभी वो शेन को देखकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जल्दी से रोना जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम अपने हस्बैंड से ऐसा कैसे बोल सकती हो और तुम उससे डिवोर्स लेने वाली हो। तो लिसा कहती है कि तुम्हें तो खुशी मिली होगी नहीं सुनकर। रोहान मन में सोच रही थी लास्ट टाइम मैंने जो जम कर रिक्वेस्ट करी थी उससे शेन को बहुत ही बुरा लगा और उसने लिसा को सबक सिखाने के लिए उससे खुद ही डिवोर्स की बात किया होगा। फिर वो एक्टिंग करने लगती है कि सिस्टर मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। तो लिसा कहती है कि तुम्हें हंसी आ रही है तो जोर से हंस लो, रोकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए से भी ज्यादा बेटर न्यूज प्लान करी। और फिर वो सीधा ग्रैंडपा के पास जाती है उन्हें केक देने। तभी ग्रैंडपा लिसा के ऊपर गुस्सा आने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसे कैसे इनसे डिवोर्स ले सकती हो, क्या तुमने इस शादी को मजाक समझी हुई हो। तो लिसा को गुस्सा आती है कि इस बंदे ने मेरी ग्रैंडपा से कंप्लेन कर दिया। फिर वो कहती है कि ग्रैंडपा लेकिन हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ग्रैंडपा कह देते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तब यहाँ बीच में रुआन आकर कहने लगती है कि ग्रैंडपा फिर आप दूसरों को फ्री लव करने से क्यों रोक रहे। तो ग्रैंडपा फिर उसे चुप करा देते हैं और लिसा से कह देते हैं कि अगर वो शेन के साथ अच्छे से रिश्ता बना के रखेगी तो वो उसे अपनी कंपनी का 5% शेयर भी देंगे। सुनने के साथ लिसा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फिर यहाँ पे ग्रैंडपा को मनाने लगती है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, आप तो अगर मुझे और ऑफर करेंगे ना तो मैं और शेन हमेशा साथ हैप्पी रहेंगे। तो ये सुनने के बाद शेन सोच रहा होता है कि सच में ये तो कितनी पैसे की लालची भी है, वो तो उसके ऐसे बिहेवियर से और भी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर ग्रैंडपा भी खुश होने लगते हैं कि तुम्हें तो पैसे कितने पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये शेयर्स तो मैंने तुम्हें कब का देने का सोचा था। तब यहाँ पर लिसा का भाई कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, आपके 5% शेयर की कीमत 100 मिलियन है, आप इसे ऐसे कैसे दे सकते हैं। और अगर आप दे दें तो आपको फिर रुआन को भी देना चाहिए। रुआन फिर एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि भाई रहने दो, आखिर वो ग्रैंडपा की शेयर से वो जिसे चाहे दे जिसे चाहे नहीं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इस बार तुमने कुछ मुंह से सही बोली हो। ग्रैंडपा लिसा की तारीफ करते हैं कि अपनी सिस्टर से कुछ सीखो और लिसा को भी समझा देते हैं कि शेन जितना इतना अच्छा ग्रैंडसन इन लॉ मुझे कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो लिसा कहते हैं कि ठीक है ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, मैं और शेन अब और भी अच्छे से रहने वाले हैं। फिर शेन तो बड़ा खुश होता है और लिसा को हक करते हुए ग्रैंडपा से कहने लगता है कि अब आप फिक्र मत करो, मैं और मेरी वाइफ साथ बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं और अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर लिसा भी शेन के साथ मिलकर एक्टिंग करने में लगी होती। जैसे ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो लिसा सूजी को मैसेज करके बता रही होती कि उसकी ग्रैंडपा ने उसे 5% शेयर दे दिए जिसकी कीमत पूरी 100 मिलियन है। तो इससे अब हम अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट करेंगे। पर तभी सूजी का मैसेज नहीं आ रहा होता है तो लिसा फिर परेशान हो जाती है कि सूजी ने कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं दी। तभी शैन यहाँ पर उसके ऊपर हाथ रखने लगता है तो लिसा उसका हाथ हटा देती है और कहती है कि तुम्हें तो सच में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना चाहिए। और वैसे अब घर चलने के बाद भी अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें अब शेयर्स मिल गए तो तुम तो खुश हो गए होंगे ना। तो लिसा कहती है कि वो तो ऑफ कोर्स है कि मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो तो बड़ी इस बारे में खुश हो रही होती है कि उसे 100 मिलियन मिल चुके हैं। तब यहाँ पर शैन इस बारे में सोच रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने लिसा के ग्रैंडपा से जाकर इस बारे में पहले डिस्कस किया था। ये लिसा उसे डिवोर्स लेना चाहती है। तो फिर ग्रैंडपा ने उसे डांटे थे कि आखिर उनकी ग्रैंडडॉटर को क्या उसने बुली किया। तो फिर उन्हें मनाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस हमारे बीच में छोटा सा झगड़ा हो गया और मैं लिसा को मनाना चाहता हूँ और उसे 100 मिलियन गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ। बस आपको ग्रैंडपा मेरे लिए सीक्रेट रखना होगा और उसे मेरी तरफ से देना होगा। तो ग्रैंडपा फिर मान जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर शैन लिसा को मनाने लगता है कि तुम मुझे एक और चांस दो खुद को परस्यू करने का, मैं इन 3 महीनों को तुम्हें परस्यू करने में यूज करना चाहता हूँ। तो लिसा कहने लगती है कि तुम भूल चुके हो, तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर चुके हो। शैन कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। तो फिर लिसा नहीं दे पाती है तो वो मान जाती है। दूसरी ओर फैन यहाँ पर सूजी को मनाने में लगा होता है कि प्लीज वाइफ मान जाओ और मुझे अब माफ भी कर दो। तो फिर सूजी बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है। यहाँ पर फिर वो स्टिक लेकर आ जाता है और कहता है कि मुझे मार दो लेकिन माफ कर दो। इतने में यहाँ पर लिसा आ जाती है और उसे लगता है कि वो यहाँ पर सूजी को मारने जा रहा था तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। अभी सूजी उसे शांत करती है और फैन को लास्ट मौका देती है और कहती है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं तो कल हम लोग जो न्यू कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर तुम एक दिन के लिए फ्री लेबर का काम करोगे और हमें कॉफी चाय सब ला कर दोगे और हमारे लिए सारे काम करोगे। फैन भी सुनकर शौक होता है तो सूजी से पूछती है कि क्या हुआ तुम नहीं करना चाहते। तो वो कहता है कि वाइफ बस इतना सा करना पड़ेगा, मैं तो रेडी हूँ। और फिर नेक्स्ट डे कंपनी में आने के बाद यहाँ पर फैन तो सूजी के सारे काम करने में लगा होता है, इवन उसकी शू भी पहनाने में हेल्प कर रहा होता है। तो रुआन ये देखकर शौक होती है और उसे कहती है कि वही क्या कर रहा है। तो यहाँ पर फिर सूजी उसे दिखाती है कि देख लो मेरा हस्बैंड तो मेरा डॉग है और
फिर वो मेरी सारी बातें सुनेगा और तुम्हारी नहीं। तो रुआन तो बस यहाँ पर गुस्सा ले जाती है। फिर यहाँ पर लिसा का भाई जब कंपनी में आता है तो वो लिसा और सूजी को यहाँ पर ऑफिस में डील के लिए बुलाता है और वो कह देता है कि ग्रैंडपा ने उसे कंपनी संभालने को दे दी तो क्या हो गया, अगर वो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर पाएगी तो फिर वो उसे कंपनी छीन लेगा। तब यहाँ पर लिसा का साथ देने के लिए शहर आ जाता है और वो उसे पूरा प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि मेरी वाइफ को तुम ऐसे बुली नहीं कर सकते हो। वो लिसा को ऑफर देता है कि मैं अपने 10% शेयर अपनी वाइफ के लिए शर्त में लगा रहा हूँ कि मेरी वाइफ तुमसे अगर ये चीज जीत गई और उसने कंपनी को प्रॉफिट दिलवा दी तो तुम फिर अपने हिस्से के शेयर भी मेरी वाइफ को दोगे। तो फिर यहाँ पर लिसा का भाई तो इस शर्त के लिए मान जाता है क्योंकि आखिर लिसा हार जाएगी तो अगर वो 10% शेयर मिल गए तो उसे पूरे 1 बिलियन का फायदा होगा। और फिर यहाँ पर ये लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लेते हैं। रुआन तो खुश हो जा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि शैन ये सब उसके लिए कर रहा है। और यहाँ पर लिसा और सूजी अपनी अलग ही प्लानिंग बना रहे होते हैं सारी चीजों को वापस ठीक करने का। और फिर लिसा और सूजी दोनों यहाँ रुआन के पास जाती है और उसे मनाने लगती है कि वो लोग तो उसकी उल्टा हेल्प करना चाहती है उसकी और शैन की जोड़ी बनाने में। ये दोनों यहाँ पर उसे पूरा यकीन दिलाने लगती है कि उन लोगों को अपने दोनों हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग कहती है कि हमें तो बस पैसे से मतलब है और जो पर्सन है वो तुम ले लेना, हमें वो नहीं चाहिए। तो फिर रुआन को बहुत खुशी मिलने लग जाती है कि शैन उसे मिल जाएगा। दूसरी ओर घर पे शैन अपने भाई फैन के साथ मिलकर अलग प्लानिंग बना रहा होता है लिसा का दिल जीतने के लिए। और तभी यहाँ पर लिसा और सूजी दोनों रुआन को घर पे ले आते हैं और कहने लगते हैं कि अब ये हमारी फैमिली की न्यू मेंबर है। तो ये सुनकर तो दोनों ही लड़के शॉक हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर लिसा और सूजी दोनों मिलकर रुआन को एक ड्रिंक पकड़ाते हैं और कहते हैं कि जाओ इसे शैन को देख रहा हूँ, फिर वो खुश होगा और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। पर यहाँ पर शैन तो रुआन को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देता और वो लिसा से कहने लग जाता है कि वाइफ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ उसका नहीं। और वो उसे किस कहने लगता है तो लिसा उससे रोक रही होती है कि यहाँ पे रुआन आकर उन दोनों को देख लेगी और सच में फिर रुआन आकर देख लेती है और लिसा को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, एक तरफ मुझे कह रही थी कि तुम मेरे साइड हो और यहाँ पर मुझे धोखा दे रही हो। तो शैन तुरंत ही रुआन को चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी वाइफ को चिल्लाने की। तो रुआन को ये चीज शॉकिंग लगती है और वो कहती है कि तुमने इसके लिए मुझे डांटा। तो शैन उसे समझा देता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोबारा मेरी वाइफ को कुछ कहने की भी हिम्मत मत करना। तो रुआन गुस्से में चली जाती है और लिसा बस यहाँ शैन की बात सुनती रहती है। फिर वो इस बारे में सूजी से डिस्कस करती है कि आज तो शैन ने उसे अपना लव कन्फेस ही कर दिया। तो सूजी कहती है कि यानी अब तुम भी उसे लाइक करने लगी हो, तो कोई बात नहीं ना, हम दोनों लव और करियर दोनों को ही बैलेंस कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो लिसा कहती है कि आखिर कैसे करेंगे, मुझे तो अभी यही डर लग रहा है कि मैंने अपने भाई के साथ जो शर्त लगाई थी कंपनी को इतना सारा प्रॉफिट करवाने की, अगर वो मैं नहीं कर पाई तो फिर ग्रैंडपा का भी तो नुकसान होगा और साथ ही में मैं शैन को भी एम्बैरेस करूंगी। फिर नेक्स्ट डे से दोनों कंपनी के काम में लग जाती है और खास करके यहाँ पर शैन और फ्रैंक दोनों ही मिलकर इनकी हेल्प कर रहे होते हैं कंपनी के प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने में ताकि लिसा ये शर्त जीत सके। और फिर फाइनली इनकी हेल्प की वजह से लिसा और सूजी दोनों कामयाब हो जाते हैं और कंपनी का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करवा देते हैं। और जब यहाँ पर लिसा के भाई को इस बारे में पता लगता है कि वो शेयर हार गए तो फिर वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे अपने शेयर्स लिसा को देने भी पड़ जाते हैं। वो और रुआन तो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और फिर आपस में कुछ प्लानिंग बनाते हैं। फिर हम यहाँ पर फ्रैंक और शैन को भी देखते हैं जो कि सूजी और लिसा दोनों का ही दिल जीतने के लिए एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो लोग झूठा किडनैप होने का नाटक करेंगे और उन दोनों की वाइफ उन्हें बचाने आएगी, तो ऐसे दोनों कपल के बीच का प्यार और बढ़ जाएगा और उन लोग का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लोग जो फेक नाटक करने वाले होते हैं उसे असली बनाने के लिए रुआन और लिसा का भाई यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों हमारे हवाले हो। दूसरी ओर लिसा और सूजी को इस बारे में शक होता है कि कहीं उन दोनों को किडनैप तो नहीं कर लिया गया, तो वो लोग यहाँ पर इन दोनों को बचाने पहुँचती है। पहले तो वो लोग कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर इन दोनों के साथ मिलकर एक्टिंग कर रहे हो और ये लोग भी तुम्हारे साथ मिल चुके हैं। पर फिर इन्हें पता लगता है कि इन दोनों ने सच में इन्हें पकड़ के रखी है। रुआन तो पूरी पागल हो चुकी होती है क्योंकि वो कहने लगती है कि जब शैन उसे नहीं मिल रहा है तो वो लिसा को भी नहीं रहने देगी, इसलिए वो आग जला देती है और कहती है कि अब हम सब यहाँ पे मरेंगे। तब यहाँ पर सूजी और लिसा दोनों ही अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आग के अंदर कूद जाती है। तो ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि लेकिन तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था। तब यहाँ पर इन लोग के सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं और रुआन और लिसा के भाई को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं उन्हें अरेस्ट करवाने। और फिर फाइनली दोनों कपल सेफ हो जाते हैं और इनकी ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है। लिसा और सूजी तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि इस नॉवेल की ट्रेजिक एंडिंग से तो वो दोनों बच गए।
और इतने में नॉवेल की सिस्टम इन दोनों को ही बताने लगती है कि क्योंकि उन लोगों ने स्टोरी लाइन पूरी चेंज कर दी है, इसलिए अब उन दोनों को ही स्टोरी के स्टार्ट में वापस से भेज दिया जाएगा। तो ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाती है और शादी को बीच में छोड़कर भागने लगती है। तो शैन और फैंग भी इन दोनों के पीछे भाग रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।